हेलो एवरीवन। तो आज से सीटेट पेपर 2 की क्लास चालू हो गई है। ठीक है, तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर एनसीईआरटी से है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 2 में जो एसएसटी है वो एनसीईआरटी बेस ही आने वाली है। तो क्लास 6 to 8 क्लास तक एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज से हम हिस्ट्री चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे, बाकी हम पढ़ते पूरा चलेंगे। ठीक है, आप पेपर पेन लेके बैठिएगा ताकि आप नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, रशीदा, रशीदा क्या है? रशीदा का सवाल है, यही चैप्टर है। ठीक है, जो रशीदा का सवाल है वही चैप्टर है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यहाँ कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसी के ऊपर पूरी कहानी बेस है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो ये कैसे जान सकता है कोई, जो हमारे पुराना इतिहास है उसे लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ ही यह पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। ठीक है, देखो हमें पता तो चल जाता है कि कल क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, लेकिन जब हमें 100 साल पहले या 50 साल पहले की कहानी जाननी होती है तो उसके लिए क्या स्रोत है, इसके बारे में हम जानेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में बहुत चीज़ें हमें जानने के लिए होती हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे पहले, 100 साल पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, तो हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या गीत गाते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए वो ये है लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो पहले हम मानचित्र में चलते हैं। ये जैसे आप मानचित्र देख पा रहे होगे, यहाँ पे नर्मदा नदी कहाँ कहाँ है आपको ये बतानी है। तो सबसे पहले देखिए गंगा नदी के दक्षिण में ये है नर्मदा नदी। ठीक है, तो आपने मैप में देख लिया नर्मदा नदी कहाँ पर है। अब हम चलेंगे वापस टॉपिक पे कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि लाखों वर्षों पहले लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, जो मतलब लाख वर्षों पहले भी उन जो लोग रहते थे उनमें से कुछ लोग जो थे वो कुशल संग्राहक थे और उन्हें जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। उन्हें जंगल की जो मतलब जंगल के बारे में उनको सारी नॉलेज थी। ठीक है, लाखों लोगों में से कुछ लोगों को। ठीक है, और लोग कहाँ रहते थे, लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर, और वे लोग कैसे थे, कुशल संग्राहक थे। ठीक है, ये 2 पॉइंट नोट करने के लिए है। ठीक है, अपने भोजन के लिए वे किस पर निर्भर थे, ये भी है। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का भी शिकार करते थे। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा लाखों वर्षों पहले लोग भोजन के लिए किस पर निर्भर थे, तो जड़ों, फलों, जंगल तथा जानवरों पर निर्भर थे। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पूछेगा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ है। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। देखिए ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक पता होने चाहिए। उत्तर पश्चिम में का क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, और इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। अब ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर ये किस लिए फेमस है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ किस लिए फेमस हैं, तो यहाँ पर 8000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना चालू किया था। ठीक है, स्त्री पुरुषों ने 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले गेहूं और जौ फसल कहाँ उगाई जाती थी, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में। ठीक है, और इन्होंने 8000 वर्ष पहले ही लोगों ने क्या किया, भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। जैसे आपने क्वेश्चन भी सुना होगा कि सबसे पहले जो मानव ने सबसे पहले जिस पशु को पाला था वो क्या था, तो कुत्ता था। ठीक है, तो फिर उन्होंने किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, तो भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है,
उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब ये क्षेत्र किस लिए फेमस है आपको ये पता होना चाहिए। इनमें इनमें क्या था, यहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ और यहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। ठीक है, और ये जो स्थान है ये कहाँ है, विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करते चलोगे कि गारो तथा विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ और यहीं पर सबसे पहले चावल उगाया गया। ठीक है, और ये कहाँ है, ये विंध्य के उत्तर में है। ठीक है, ये विंध्य पहाड़ी के उत्तर में है। आगे देखते हैं, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो हम चलते हैं सिंधु नदी की तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये है सिंधु नदी। ठीक है, देखिए सहायक नदी उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी से मिलती हैं। अब सहायक नदी किसे कहा जाता है, जो एक बड़ी नदी से इस तरह से मिली होती, मतलब ये बड़ी नदी जा रही है और इस तरह से और नदियां जो मिल रही हैं वो क्या है, सहायक नदी होती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरंभिक नगर कहाँ फले फूले, सहायक नदियों। ठीक है, सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो अब जैसे आएगा, नगरों का विकास कब हुआ था, नगरों का विकास कब हुआ था और कहाँ हुआ था, आरंभिक नगरों का विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, आरंभिक नगरों का विकास हुआ था और कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब आगे देखते हैं, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में क्या कहते थे, मगध कहते थे। इसके ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करते हुए चलिए। इसके आगे देखते हैं, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। कहाँ के, मगध राज्य के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कब जोखिम भरी होती है यात्रा, ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, ठीक है, ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब जैसे हो जाएगा, पहले के जो लोग थे वो यात्रा क्यों किया करते थे, तो कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धार्मिक गुरु क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और लोगों को शिक्षा देते हुए, मतलब कि जब वो एक स्थान जाते थे तो वहां पे लोगों को शिक्षा देते थे, सलाह देते थे। फिर वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते थे तो वहां पर भी लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। ठीक है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकता वश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ये जब यात्रा करते थे तो क्या होता था, लोगों के विचारों को जानने का भी अवसर मिलता था। ठीक, देखो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, बाकी मैं ऑलरेडी पढ़ते हुए चल रही हूँ पूरा, कि कुछ भी छूटने ना पाए। ठीक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ठीक है, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया था। तो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्धि जो मिली है वो किस वजह से मिली है, जो लोग बाहर से आते रहे, ठीक है, यात्रा करते रहे, आवागमन करते रहे, उसी से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्धि मिली है। ठीक है, कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं। ठीक है, तो जब क्या हुआ, जब वो विचारों को आपस में बांटते थे तो इसी तरह से वो जैसे शेयर करते थे कि पत्थर को कैसे तराशना है, संगीत गा रहे हैं, भोजन बनाने की कला। तो इन सब से क्या हुआ कि लोग एक दूसरे के विचार को जानने लगे और उन्हें अपनाने लगे। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किससे बना है,
इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। इंडिया शब्द किससे बना है? इंडस से निकला है, ठीक है, इंडस से बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदौस अथवा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। किन लोगों ने इंडिया कहा? उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग किसने किया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था भरत नाम का प्रयोग। जो उत्तर पश्चिम में एक मतलब लोगों का समूह रहता था, उसके लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। बाद में जो है क्या हुआ, इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। तो ये आप पूरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जानें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, ये ताड़ पर पत्र पर लिखी हुई एक पांडुलिपि है, ठीक है। इसे पांडुलिपि कहा जाता है। ये हमारे इतिहास का एक प्रमाण है, इतिहास का एक साक्ष्य बोल सकते हो। तो ये मतलब इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे क्या लिखा जाता था, क्या होता है पांडुलिपि, ठीक है। तो ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये जो है ताड़ पत्र से बनी हुई है और ये पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यहाँ पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये जो लिखी गई थी वो 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये जो है पांडुलिपि, ये भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई है, ठीक है। अब देखो, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि किस लिए कहा जाता था? ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इसे पांडुलिपि कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए चलिए, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द मैनू से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ है या हाथ से निकला है, ठीक है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो पांडुलिपियां हैं, ये क्या है? ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल तैयार की जाती थी और उस पर लिखा जाता था, ठीक है। तो ये पांडुलिपियां किससे बनती थी? ताड़पत्रों से बनती थी और भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनती थी। तो इतने वर्षों में इनमें से कई जो पांडुलिपियां हैं, उनको या तो कीड़ों ने खा लिया है या तो कुछ क्या हो गई है, नष्ट हो गई हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती हैं? मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है, ठीक है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में लिखे हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग, उस टाइम पर प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे, ठीक है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख, अब यहाँ अभिलेख क्या होता है ये जानिए। अभिलेख क्या होता है? ऐसे लेख जिसे पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वो अभिलेख कहलाते थे। मतलब ऐसे लेख जो पत्थर तथा कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, वो अभिलेख कहलाते थे। और कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था, ठीक है। अतीत में जो वस्तुएं बनी है और जो प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता था? पुरातत्वविद कहलाता था। यहाँ पे देखिए, पुरातत्वविद के कार्य को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पुरातत्वविद क्या करते हैं? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। मतलब वो ये अध्ययन करके बताते हैं कि ये जो मूर्ति है, ये मतलब कितने सालों पुरानी है, ठीक है, कितने सालों पर पुरानी है और किससे बनाई गई है। इन सब चीज़ों का वो क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। कौन? पुरातत्वविद, ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं, ठीक है। अब जो पुरातत्वविदों ने जो ढूंढा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये सब आप देख पा रहे होगे, ये सब ढूंढा हुआ है, ठीक है। ये पत्थरों पर लिखा हुआ क्या है? अभिलेख है। इन्होंने पत्थर तथा कठोर सतह पर जो अभिलेख लिखे जाते हैं, जो लेख लिखे जाते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। और ये जो मिला था, ये अफगानिस्तान में मिला था। इसके बारे में भी देख लेते हैं।
लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था। ठीक है, इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। ठीक है, तो जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का। लिपि किसकी बनी होती है? अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। तथा जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का, जब हम कुछ लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग, और जब हम कुछ बोल रहे हैं तो भाषा का प्रयोग। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने बता दिया। ये अफगानिस्तान से मिला था और अशोक नामक शासक के द्वारा ये क्या अभिलेख तैयार करवाया गया था। ठीक है, इस तरह से ये काफ़ी चीज़ें हमारी जो इतिहास में पुरातत्वविदों द्वारा संजोई गई हैं, ये सब खुदाई में मिला है। ठीक है, अब आगे देखें। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछेगा पुरातत्वविद ये कैसे पता लगाते हैं कि जो लोग थे अतीत में वो क्या खाते थे। तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते थे और उनका निरीक्षण करके पता लगाते थे कि पुराने जमाने में लोग क्या खाते थे। ठीक है, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? यहाँ पर हम कपड़ों के अवशेष के बारे में पढ़ेंगे। पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेते हैं। इसमें वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो एक नज़र डाल लेते हैं। अतीत एक यानी क्या? अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, जो राजा महाराजाएं थे हम उनके बारे में, बाबर हो गए, इब्राहिम लोदी हो गए, हम कैसे उनके बारे में जानते हैं? क्योंकि वो अपनी जो भी वो लड़ाई लड़ते थे उसके बारे में वो लेखा जोखा रखते थे। लेकिन जो नॉर्मल लोग थे, जैसे कि शिकारी हो गए, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक, वो अपने जीवन के बारे में लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में क्या होता है? मदद मिलती है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा राजाओं के बारे में, तो जानने में राजाओं ने अपना लेखा जोखा रखा है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हो गए, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, इनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो पुरातत्व की सहायता से। ठीक है, पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पे हम तिथियों का मतलब भी देख लेते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यहाँ गणना, ठीक है, वर्ष की यहाँ गणना कैसे की जाती है? जैसे कि पूछ लेगा वर्ष की गणना कैसे की जाती है, तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अभिलेख क्या है? अभिलेख बहुत सालों पहले, मतलब 100 वर्षों पहले लिखे गए थे, और सभी अभिलेखों में किसका प्रयोग हुआ है? लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बदलाव आ चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? लिपियों में, समय के साथ लिपियों में बदलाव आ चुका है। लिपि तथा भाषाओं में बदलाव आ चुका है, जैसे कि वो थोड़ा सा मिट चुकी हैं, है ना, गंदे हो गए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखा है। तो उनको कैसे जान सकते हैं? तो विद्वान जो है वो कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? तो इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जब कोई अभिलेख गंदे हो जाते हैं या उसके अक्षर मिट जाते हैं, समझ में नहीं आते, तो उसका पता हम कैसे लगाया जा सकता है? तो अज्ञात लिपि के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है।
ये देखिए, इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए, ये एक अज्ञात लिपि ही मिली थी, अफ्रीकी देश मिस्र से मिली थी ये। राजा रानी जो थे, मिस्र के जो राजा रानी थे, उन्हीं के द्वारा ये अभिलेख तैयार करवाए थे। और यही जो अभिलेख थे, इनमें से कुछ मिट गए थे या कुछ गंदे हो गए थे, तो समझ नहीं आ रहा था। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, अज्ञात लिपि का जो है विद्वान जो थे, उन्होंने अज्ञात लिपि का सहारा लिया था इसको जानने के लिए। एक छोटा सा मेन जो है पॉइंट है, यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं। ये जो लिपि है, ये जो अभिलेख है, इसमें राजा रानी के नाम जो है वो एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसी फ्रेम को, ठीक है, इसी फ्रेम को क्या कहते हैं, कारतूस कहते हैं। राजा रानी के नेम को एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है, जिसे तारकूस कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। अब कल हम देखेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।